हेलो, नमस्कार मित्रों, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं मोटिवेशन व स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए मित्रों, हमने जो कृषि पर्यवेक्षक है यानी कि जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो ऑनलाइन क्लासेस हमने स्टार्ट की थी यूट्यूब के माध्यम से, तो आज उसी श्रृंखला के अंदर आज हम हॉर्टिकल्चर का एक टॉपिक है जिसका नाम है नर्सरी, उसको प्रारंभ करने वाले हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल के ऊपर हमने जो भी लाइव क्लासेस दे रहे हैं यहाँ पे उन सभी का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं नर्सरी होती क्या है। यानी कि नर्सरी एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे पौधों को शुरुआती अवस्था के अंदर रखा जाता है। यानी कि जब पौधे छोटी अवस्था के अंदर होते हैं और उस छोटी अवस्था के अंदर पौधों को जिस स्थान पर रखा जाता है उसको अपन क्या बोलेंगे, नर्सरी। अब देखिए मित्रों, नर्सरी के अंदर ही पौधों का क्या किया जाता है, प्रवर्धन किया जाता है। प्रवर्धन का मतलब क्या हो जाएगा, गुणन किया जाता है। यानी कि गुणन का तात्पर्य क्या हो गया, नए नए एक पौधे से नए नए पौधों का निर्माण करना क्या कहलाता है, गुणन कहलाता है। यानी कि नर्सरी के अंदर ही पौधों का क्या किया जाता है, गुणन किया जाता है या प्रवर्धन किया जाता है, एक ही बात है ना। तो और साथ में नर्सरी के अंदर पौधों की क्या होती है, देखभाल की जाती है। उस स्थान को अपन क्या बोलते हैं, नर्सरी कहते हैं। यानी कि हम सिंपल डेफिनेशन दें नर्सरी की तो ये हो जाएगा, यानी कि ऐसा स्थान जहां पर पौधों को शुरुआती अवस्था के अंदर रखा जाता है और वहां पर पौधों का गुणन या प्रवर्धन किया जाता है और जिसमें पौधों की देखभाल की जाती है, उस स्थान को अपन क्या बोलते हैं, नर्सरी कहते हैं। और देखिए मित्रों, अगर हमें एक नर्सरी तैयार करनी है तो उसके लिए कुछ एक आवश्यकताएं होती है। तो उन सभी आवश्यकताओं के अंदर सबसे पहले जो बात आती है वो आती है भूमि की। तो हमें नर्सरी ऐसी भूमि के अंदर बनानी चाहिए या ऐसी भूमि पर बनानी चाहिए जो भूमि मार्केट के बिल्कुल आसपास हो, यानी कि जहाँ पे लोगों का आवागमन ज्यादा हो, है ना। ऐसे स्थान पर हमें नर्सरी बनानी चाहिए। या तो भूमि मार्केट, यानी कि या तो हम मार्केट के अंदर नर्सरी बना सकते हैं या हम कोई या मार्केट से लगने वाली कोई रोड है ना। जैसे ये अपनी पूरी मार्केट है तो इस मार्केट के अंदर जो लगने वाली रोड है उसके अंदर नर्सरी का निर्माण कर देंगे। यानी यदि इस रोड के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति मार्केट के अंदर प्रवेश करता है तो एक बार हमारी नर्सरी पे आके विजिट जरूर करेगा, है ना। तो अगर वो विजिट करेगा यानी जहाँ पे ट्रैफिक होगा तो वहां पे मुनाफा भी अधिक होगा ना। तो अगर कोई व्यक्ति अपने पास में आया तो कुछ ना कुछ अपने से खरीद के लेके जाएगा। यानी कि नर्सरी का निर्माण ऐसी जगह पे किया जाना चाहिए जहाँ पे या तो मुख्य मार्केट हो या मुख्य मार्केट को जो रोड जाती है उस रोड के ऊपर हमें नर्सरी का निर्माण करना चाहिए। अब देखिए, दूसरी आवश्यकता होती है मृदा की। यानी कि नर्सरी के लिए हमें कैसी मृदा चाहिए, तो नर्सरी के लिए हमें बलुई दोमट मृदा चाहिए। नर्सरी के लिए हमें बलुई दोमट मृदा चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि बलुई दोमट जो मृदा होती है उसमें जो जल है वो आसानी से परतों के माध्यम से नीचे जा सकता है ना। तो जैसे आप इसमें पानी डालोगे तो पानी बलुई दोमट के अंदर ज्यादा देर तक रुका नहीं रहेगा और वो जो पानी है वो जो मिट्टी के निचले जो संस्तर है उसमें पहुंच जाएगा, जिसमें क्या होगा, पौधे के अंदर जो आद्र गलन की समस्या है, जो डंपिंग ऑफ है, वो नहीं होगी। उसके बाद में अगर हम बात करें मृदा के पीएच मान की, तो हमें ऐसी मृदा यानी भूमि के अंदर ऐसी मृदा होनी चाहिए जिसका जो पीएच मान है वो 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में हो। अगर 6.5 से कम है तो भूमि कैसी हो जाती है, अम्लीय, और 7.5 से है तो कैसी हो जाएगी, लवणीय या क्षारीय भूमि। लेकिन हमें नर्सरी बनाने के लिए ऐसी मृदा चाहिए जिसका जो पीएच मान है वो 6.5 से कितना हो, 7.5 के बीच में हो। उसके बाद में हम बात करें सिंचाई जल की, तो सिंचाई जल यानी कि भूमि के बाद में जो नर्सरी की जो सबसे महत्वपूर्ण और दूसरी आवश्यकता है वो क्या है, जल, है ना। देखिए, जो पौधे की जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती है वो जल के द्वारा यानी कि पानी के द्वारा ही कंप्लीट होती है। तो नर्सरी के अंदर भूमि के बाद में जो दूसरी आवश्यकता आती है वो कौन सी आती है, जल आती है। अब देखिए मित्रों, हम नर्सरी के अंदर पानी देने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। देखिए, ना ही तो हम सबसे पहले कौन सी विधि प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम ना ही तो पौधे के अंदर बाढ़ विधि का प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद में ना ही हम इसमें नाली विधि का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो हमें कौन सी विधि प्रयोग में लानी है, तो हमें नर्सरी को पानी देने के लिए हमें ऐसी विधि काम में लेनी है
जिसके अंदर नर्सरी के अंदर पानी कम से कम जमा हो। यदि जो अगर हम बाढ़ प्रणाली से या मान लीजिए फुहारा विधि से अगर पौधे उसके अंदर पानी लगाएंगे तो जो पौधे की जो शुरुआती अवस्था होती है, तो अगर पानी वहां पे रुक जाएगा तो रुकने के बाद में पौधे के अंदर डंपिंग ऑफ यानी कि आधर गलन की समस्या रहती है। तो हमें पानी कैसे देना चाहिए? तो हमें नर्सरी के अंदर जो पानी है वो रोज कैन के द्वारा दिया जाना चाहिए। हमें पानी नर्सरी के अंदर किसके द्वारा दिया जाना चाहिए? रोज कैन के द्वारा। इस प्रकार की एक कैन आती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? रोज कैन बोलते हैं। उसके द्वारा हमें पानी दिया जाना चाहिए, है ना। या आप हजारे के द्वारा भी पानी दे सकते हो ना। हजारा एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर आप पानी डाल के फिर आप नर्सरी के अंदर डाल सकते हो। तो हमें नर्सरी के अंदर पानी रोज के या हजारे के द्वारा दी जानी चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें तो नर्सरी के अंदर अच्छी विद्युत व्यवस्था होनी चाहिए और हमें नर्सरी के अंदर जो औजार चाहिए नर्सरी की जुताई करने के लिए या पौधों की अगर पौधों की मान लीजिए अपनी खुदाई करनी है ना, तो उनके लिए जो औजार चाहिए तो वो हमें औजार हमारे पास में पर्याप्त मात्रा के अंदर होने चाहिए। उसके अलावा हमारी नर्सरी के जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे मजदूरों के द्वारा ही किए जाते हैं। तो हमारे पास में नर्सरी में काम करने के लिए जो मजदूर है वो भी पर्याप्त मात्रा के अंदर होने चाहिए, है ना। जितने हमें मजदूर चाहिए उतने मजदूर हमारे पास में होने चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं मात्र पौधे। देखिए मात्र पौधे क्या होते हैं? यानी कि मात्र पौधे वे पौधे होते हैं जिनके द्वारा नए पौधे का निर्माण किया जाता है। तो नर्सरी के अंदर मात्र पौधों के लिए जो स्थान है वो लगभग 10 से 30% के बीच में होना चाहिए। आपको ध्यान में रखना है, नर्सरी के अंदर मात्र पौधों के लिए स्थान कितना होना चाहिए? 10 से 30% के बीच में मात्र पौधों का स्थान होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि ताकि जो नर्सरी की जो विश्वसनीयता है वो बनी रहे, है ना। जो पौधों की जो गुणवत्ता है वो लंबे टाइम तक बनी रहे। यानी कि जब आप मात्र पौधों के द्वारा अगर नए पौधे का निर्माण करोगे तो उस पौधे के अंदर वही गुण होंगे जो आपने मात्र पौधे के अंदर देखे हैं, है ना। तो इससे क्या हो जाती है? नर्सरी की जो विश्वसनीयता आती है वो बनी रहती है। यानी कि अगर हमें एक ही क्वालिटी के बीज चाहिए, जैसे मान लीजिए अपने पपीते की जो किस्म है पूसा नन्ना, यदि हमें उसी क्वालिटी के पौधे चाहिए तो हम क्या करेंगे? जो पूसा नन्ना की एक किस्म अपनी नर्सरी के अंदर ही लगा लेंगे और वहां से हम क्या कर लेंगे? बीजों को कलेक्ट करके संग्रहित करके रख लेंगे, है ना। उससे क्या हो जाती है? नर्सरी की जो विश्वसनीयता होती है वो बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मजदूर की व्यवस्था की। देखिए नर्सरी के अंदर मजदूर की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नर्सरी के जितने भी काम होते हैं वो लगभग सारे के सारे मजदूरों के द्वारा ही किए जाते हैं। इसलिए नर्सरी के अंदर जो मजदूरों की व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं मृदा को निर्जीवीकृत करना। यानी कि मृदा को निर्जीवित करने का अर्थ क्या होता है? भूमि के अंदर कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं ना, तो उनको हम क्या करना है? उनसे हमें जो भूमि को है निर्जीवीकृत करना है। तो भूमि को निर्जीवित करने की मुख्यतः दो विधियां होती है। एक तो होती है प्राकृतिक विधि और एक होती है रासायनिक विधि। एक होती है प्राकृतिक विधि और एक होती है रासायनिक विधि। अगर हम प्राकृतिक विधि की बात करें तो गर्मियों के दिनों के अंदर हम क्या करते हैं? भूमि की गहरी जुताई कर देते हैं। गहरी जुताई करने के बाद में जो मृदा पूरी तरह से खुल जाती है और खुलने के बाद में उस भूमि के अंदर जब तेज धूप पड़ती है तो तेज धूप पड़ने के बाद में उसमें जितने प्रकार के सूक्ष्म जीव वो अपने आप क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं और हमारी भूमि क्या हो जाती है? निर्जीवीकृत हो जाती है। तो ये जो विधि होती है ये होती है प्राकृतिक विधि। यानी कि इसके अंदर तेज धूप के कारण सभी जो जीव होते हैं वो क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ये तो होगी अपनी प्राकृतिक विधि। नेक्स्ट बात करते हैं अपने रासायनिक विधि की। तो रासायनिक विधि की अगर बात करें तो रासायनिक विधि के अंदर हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम 1 हेक्टर के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास में भूमि 1 हेक्टर है तो हम उसमें क्या करेंगे? 25 किलो फार्मेल्डिहाइड मिला देंगे, है ना। 25 किलो क्या मिला देंगे? उसमें फार्मेल्डिहाइड मिला देंगे। और फार्मेल्डिहाइड मिलाने के बाद में मृदा की हम क्या करेंगे? गहरी जुताई कर देंगे। और जुताई करने के बाद में हम क्या करेंगे? भूमि के ऊपर एक प्रकार का कोई त्रिपाल, है ना, जो भी हमारे पास में कागज है ना, मोम यानी प्लास्टिक का कोई भी कागज है, उससे हम उस पूरी की पूरी जमीन को ढक देंगे। तो आपको पता है फार्मेल्डिहाइड एक प्रकार का धूमक है और इस फार्मेल्डिहाइड के ऊपर जैसे ही तापमान पड़ेगा सूर्य का, यानी जैसे धूप गिरेगी तो धूप गिरने के बाद में जो फार्मेल्डिहाइड है वो धूमक में बदल जाएगा, यानी कि धुआं उत्पन्न करेगा और वो जो धुआं होगा काफी विषैला होगा। और उस धुएं के टच के अंदर
जितने प्रकार के सूक्ष्म जीव हो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, है ना। तो हमें याद रखना है कितना किलो हेक्टर के हिसाब से हमें फॉर्मेल्डिहाइड डालना है, 25 किलो हेक्टर के हिसाब से हमें डालना है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो प्राकृतिक विधि के अंदर तो हम धूप से क्या करेंगे, मृदा को उपचारित करते हैं, और रासायनिक विधि के अंदर हम सामान्यतः फॉर्मेल्डिहाइड यानी और भी कई प्रकार के धूमक आते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक जिस धूमक का प्रयोग किया जाता है वो फॉर्मेल्डिहाइड ही होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करते हैं नर्सरी के अंदर क्यारियों के प्रकार। नर्सरी के अंदर क्यारियों के कितने प्रकार होते हैं? तो नर्सरी के अंदर मुख्य प्रकार से 3 प्रकार की क्यारियां होती है। एक होती है उठी हुई क्यारी, एक होती है समतल क्यारी, और तीसरी जो क्यारी होती है वो होती है गहरी या संकर्ण क्यारी, जिसको अपन डीप बेड के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उठी हुई क्यारी। तो देखिए मित्रों, उठी हुई जो क्यारी होती है ये लगभग हर क्षेत्र के अंदर इसका यूज किया जाता है, लेकिन उठी हुई यानी कि रेज्ड बेड जो क्यारी है इसका जो सबसे ज्यादा जो प्रयोग है वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर किया जाता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर किया जाता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं ऐसी जगह उठी हुई क्यारी का यूज किया जाता है जहां पे जो जल निकास की जो अवस्था वो क्या होती है, कमजोर होती है। और इसकी ऊंचाई हम लगभग कितनी रखते हैं, भूमि से 15 सेंटीमीटर ऊपर रखते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए ये अपनी भूमि है, तो इस भूमि के ऊपर हम 15 सेंटीमीटर ऊपर क्या बनाएंगे, हमारी क्यारी बनाएंगे। इसकी जो ऊंचाई है वो कितना होती है, 15 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर हम क्या बनाएंगे, इसके ऊपर उठी हुई क्यारी बनाएंगे। अब देखिए मित्रों, यानी यदि अधिक मात्रा में बारिश होती है तो बारिश होने के बाद में इसके ऊपर जैसे जल गिरेगा तो जितना पौधों को पानी चाहिए वो उतना अवशोषित कर लेंगे। अनावश्यक जो जल होगा वो इसमें ढलान के कारण नीचे चला जाएगा, जिससे हमारे पौधों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा ना। यदि पानी यहाँ पे जमा हो जाता है तो जमा होने के बाद में पौधों के संपर्क में आएगा, पानी है जो, और संपर्क में आने के बाद में हमें पौधों को कौन सा रोग होने की संभावना रहती है, डंपिंग ऑफ, है ना। तो अगर डंपिंग ऑफ से बचना है तो हमें जल निकास, जहाँ पे ऐसे क्षेत्रों के अंदर जहाँ पे जल निकास की समस्या जल निकास की जो अवस्था वो कमजोर होती है, या जहां पे अधिक वर्षा होती है वहां पे हमें कौन सी क्यारी बनानी होती है, उठी हुई क्यारी बनानी होती है, रेज्ड बेड क्यारी बनानी होती है ना। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर तक होती है। देखिए मित्रों, नेक्स्ट बात करते हैं हम समतल क्यारी की, जिसका अपना दूसरा नाम क्या हो जाता है, फ्लैट बेड क्यारी। यानी कि इस तरह की जो क्यारी जो होती है उसको कम वर्षा वाले क्षेत्र में या ऐसी जगह जहां पे जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो उस स्थान पर हमें समतल क्यारी का जो है निर्माण करते हैं ना। जहां पे मान लीजिए जो जल निकास की जो अच्छी व्यवस्था या वर्षा कम होती है तो ऐसे स्थान के ऊपर हम कौन सी क्यारी बनाते हैं, समतल क्यारी बनाते हैं ना। ये तो नॉर्मली है, लेकिन ज्यादातर हम कौन सी क्यारी बनाते हैं, उठी हुई क्यारी बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गहरी या संकर्ण क्यारी की। देखिए ये क्या होती है, अगर हम गहरी या संकर्ण क्यारी की बात करें तो यह क्यारी वहां पे बनाई जाती है जहां पे जहां के वातावरण की जो जलवायु होती है वो कैसी होती है, शीतोष्ण। ऐसे क्षेत्रों के अंदर बनाई जाती है जहां की जलवायु कैसी होती है, शीतोष्ण। और शीतलहर के बचाव के लिए इस क्यारी का निर्माण किया जाता है, और इसके अंदर जो गहराई है वो कितनी रखी जाती है, 25 से 30 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। जैसे मान लीजिए अपने पास में ये अपनी समतल बिल्कुल भूमि है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 25 से 30 सेंटीमीटर गहराई की एक इस प्रकार की क्यारी बनाएंगे, और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, पौधे लगा देंगे। इस प्रकार से हम इसमें क्या लगा देंगे, पौधे लगा देंगे। और इसकी जो गहराई है वो कितनी होती है, 25 से इसकी जो गहराई होती है वो कितनी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। कुछ इस प्रकार से मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ, इस प्रकार की होती है। इसकी जो गहराई होती है वो कितनी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इस क्यारी का जो निर्माण ज्यादातर किया जाता है वो शीतलहर के बचाव के लिए किया जाता है। देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ पे अपने पौधे उगे हुए हैं, और अगर यहाँ से शीतोष्ण जलवायु ये शीतलहर आती है तो वो बिना पौधों से टकराए वो यहाँ से सीधी निकल जाती है ना। और इसके अंदर जितने प्रकार के पौधे होंगे इनके अंदर क्या हो जाएगा, हमारा बचाव हो जाएगा। या मान लीजिए यदि यहाँ पे शीतलहर भी चल रही है और साथ में हल्की या तेज बारिश हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी क्यारी को जो है हम पॉलीथीन से ढक देंगे, तो इसके अंदर पानी की समस्या भी नहीं रहेगी और इसका शीतलहर से बचाव भी हो जाएगा, है ना। अगर हम बात करें पौधों के अंकुरण के लिए, तो पौधों के अंकुरण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है वो 2 कारक होते हैं। एक तो होता है तापमान, दूसरा क्या होता है, आर्द्रता।
और अगर हम बात करें नर्सरी के लिए कौन सी पॉलीथीन यूज में ली जाती है, तो नर्सरी के लिए हमें काली जो पॉलीथीन होती है वो यूज में लेनी चाहिए, है ना, लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि पौधे के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? तापमान होता है ना। तो आपको पता है जो काली पॉलीथीन होती है उसकी जो ताप को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो सफेद पॉलीथीन की तुलना में अधिक होती है। तो हमें नर्सरी के लिए ज्यादातर काली पॉलीथीन का यूज करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है अपने क्यारी का आकार कितना होना चाहिए। तो अगर हम क्यारी की बात करें तो एक तो हमें क्यारी की लंबाई, चौड़ाई, उसकी ऊंचाई और दो क्यारियों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये चीजें हमें देखनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए अपने पास में ये दो क्यारी है, तो इन दो क्यारियों के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग कितना रखना चाहिए? हमें 30 से 50 सेंटीमीटर रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? ताकि ये जो दो क्यारियां हैं, अब पौधे छोटी अवस्था के अंदर है तो हम क्यारियों के अंदर तो बैठकर काम नहीं कर सकते ना। अगर क्यारियों के अंदर हम बैठ के काम करेंगे तो पौधे टूटने की संभावना रहती है। तो हम क्या करते हैं, क्यारियों के जो साइड में जो किनारे होते हैं उसमें बैठने के लिए जगह रख लेते हैं, और जगह रखने के बाद में हम क्या कर लेते हैं, उसमें जो भी काम करना होता है वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो दो क्यारियों के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग हमें कितनी रखनी चाहिए? 30 से 50 सेंटीमीटर तक रखनी चाहिए। उसके बाद में यदि हम बात करें क्यारियों की लंबाई की, तो क्यारियों की जो लंबाई है हम लगभग 3 से 10 मीटर तक रखेंगे। क्यारियों की लंबाई कितनी रखनी है? 3 से 10 मीटर तक रखनी है। और उसके बाद में अगर हम क्यारियों की चौड़ाई की बात करें तो क्यारियों की जो चौड़ाई है वो 1.3 से 1.5 मीटर के बीच में रखनी चाहिए। और ऊंचाई तो मैंने आपको पहले बताया दी है ना, तो ऊंचाई कितनी होनी चाहिए क्यारियों की? 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है ना। ज्यादातर हम जो क्यारियां बनाते हैं वो 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक की बनाते हैं, ताकि पौधों के अंदर जो पानी रुकने की जो समस्या है वो कम से कम हो। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो हमें याद रखना है जो नर्सरी के अंदर जो क्यारियां बनाई जाती है उसकी जो लंबाई कितनी रखनी है? 3 से 10 मीटर तक। चौड़ाई कितनी रखनी है? 1.3 से 1.5 मीटर तक। और इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 15 सेंटीमीटर। और दो क्यारियों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 30 से 50 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले तो फलों की नर्सरी की। यदि हमें फलों की नर्सरी लगानी है तो हमें कौन कौन से जो हमारे आवश्यक जो इसमें कारक होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फलों की नर्सरी को खेत के अंदर कब स्थानांतरित करते हैं। तो फलों की जो पौध होती है या फलों की जो पौध होती है उसको नर्सरी से खेत में 1-2 वर्ष की आयु के अंदर हम क्या करते हैं? उसको स्थानांतरित करते हैं। यानी कि हम नर्सरी के जो पौधे हैं वो खेत में ले जाने के लिए, जो फलों के जो पौधे होते हैं वो 1 या 2 वर्ष की आयु के बाद में हम उसको खेत के अंदर लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पपीते की पौध को, तो पपीते की जो पौध होती है उसको नर्सरी से खेत के अंदर लगभग 2 माह के बाद में हम आराम से स्थानांतरित कर सकते हैं। उसके अलावा जितने प्रकार के पर्णपाती पौधे होते हैं, है ना, पर्णपाती जितने प्रकार के पौधे होते हैं उन सभी को लगभग फरवरी और मार्च के अंदर स्थानांतरित करते हैं। और हम जब भी पर्णपाती पौधे होते हैं उनको यदि हम स्थानांतरित करते हैं तो हमें जो इसकी जड़ों की जो मिट्टी होती है ना, उसके इस जड़ों की जो मिट्टी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? पिंड। हम उसको क्या बोलते हैं? पिंड। तो उनको जो स्थानांतरित करते समय हमें पिंड की जो आवश्यकता है जो नहीं होती है ना। पर्णपाती पौधों के अंदर हमें पिंड की आवश्यकता नहीं होती। पिंड किसको बोलते हैं? जो जड़ों के साथ में जो एक्स्ट्रा मिट्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पिंड बोलते हैं। तो जितने प्रकार के पर्णपाती पौधे होते हैं उनमें पिंड की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद हम बात करते हैं सदाबहारी जितने पौधे होते हैं। तो सदाबहारी पौधों को नर्सरी से खेत में मिट्टी के पिंड के साथ ही स्थानांतरित किया जाता है। जितने प्रकार के सदाबहारी पौधे होते हैं उनको मिट्टी के पिंड के साथ ही खेत के अंदर क्या किया जाता है? स्थानांतरित किया जाता है। और इसका जो समय होता है वो मानसून का समय, यानी कि जून और जुलाई में इसको स्थानांतरित किया जाता है। जब मानसून आता है उस टाइम क्या करते हैं? हम उसको स्थानांतरित करते हैं। उसके बाद में हमारे पास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है हार्डनिंग ऑफ। देखिए हार्डनिंग ऑफ क्या होता है? अब नर्सरी के जो पौधे होते हैं उसको बाहरी वातावरण के साथ और बाह्य वातावरण के साथ में अनुकूल बनाने के लिए, अनुकूल बनाना, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हार्डनिंग ऑफ बोलते हैं, है ना। यानी कि नर्सरी के जो पौधे होते हैं अगर उसको हम एक स्थान से स्थानांतरित करके दूसरे स्थान पर लेके जा रहे हैं तो उन जो दूसरा वातावरण है उसके अनुकूल ही बनाना, वही क्या कहलाता है? हार्डनिंग ऑफ कहलाता है ना। देखिए हार्डनिंग ऑफ के लिए हम क्या करते हैं? हार्डनिंग ऑफ के लिए जो हमारी नर्सरी की जो पौध होती है उसके अंदर हम पहले 15 दिन पहले सिंचाई को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। और उसके बाद में जिस दिन हम उसको उठाकर उसको मतलब
उखाड़कर पौध को एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर लेके जाता है, तो उस दिन हम क्या करते हैं, शाम को हल्की सिंचाई कर देते हैं, ताकि अगर हम पौधों को उखाड़े वहां से तो जड़ों का जो टूटने की जो समस्या वो क्या रहेगी, कम रहेगी। तो आपको याद रखना हार्डनिंग ऑफ क्या होता है, यानी कि नर्सरी के पौधों को वातावरण के प्रति अनुकूल भी बनाना क्या कहलाता है, हार्डनिंग ऑफ कहलाता है। और हार्डनिंग ऑफ के लिए हम क्या करते हैं, 15 दिन पहले तो सिंचाई क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और उसके बाद में जिस दिन हमें नर्सरी से खेत के अंदर स्थानांतरित करनी होती है, तो शाम को हम क्या कर देते हैं, हल्की सी सिंचाई कर लेते हैं, ताकि जो पौधे हैं वो सुबह आसानी से हम उनको उखाड़ सकें, है ना, और आसानी से उखड़ जाए, साथ में जो उसमें जो जड़ें हैं वो भी कम से कम टूटनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नर्सरी के बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण बातों की। तो देखिए मित्रों, नर्सरी की अगर कुछ एक महत्वपूर्ण बातों बात करते हैं नर्सरी की कुछ महत्वपूर्ण बातों की। तो देखिए मित्रों, सबसे पहली बात तो है भी नर्सरी से यदि हमें पौधे खरीदते हैं तो नर्सरी से पौधे खरीदते समय हमें 15% अधिक पौधे खरीदने चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर हम आवागमन के अंदर या पौधों को जब हम लगाते हैं तो उस टाइम कुछ एक पौधे खत्म हो जाते हैं यानी नष्ट हो जाते हैं, तो उस कारण से हमें नर्सरी से जब भी पौधे खरीदते हैं तो उसके अंदर हमें कम से कम 15% अधिक पौधे खरीदने चाहिए। उसके बाद में यदि हम बात करें बाग लगाने की, तो यदि हमें बाग के अंदर पौधे लगाने हैं तो बाग के अंदर पौधे लगाने का जो उपयुक्त समय होता है वो सायंकाल होता है ना, शाम के समय हमें पौधों को है जो लगाना चाहिए बाग के अंदर। और उसके बाद में पौधे जब भी लगाते हैं हम, तो पौधे लगाने के जस्ट बाद के अंदर हमें हल्की सिंचाई कर लेनी चाहिए, ताकि जो जड़ों की जो पकड़ है वो मृदा के अंदर अच्छी तरह से बन जाए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए मित्रों, नेक्स्ट है सब्जियों की नर्सरी, है ना। तो सब्जियों का अगर अपने बात करें तो सब्जियों के जो वृक्ष सब्जी, नेक्स्ट बात करते हैं सब्जियों की। नेक्स्ट बात करते हैं सब्जियों की। तो सब्जियों की जब हम नर्सरी की बात करते हैं तो अधिकतर जो सब्जियां होती है वो या तो एक वर्षीय होती है या वो द्विवर्षीय होती है। इनकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। तो कई जो सब्जियां होती है वो एक वर्षीय होती है या द्विवर्षीय होती है, इसलिए हमें नर्सरी में कम से कम समय तक इनको रखा जाता है ना। जितना छोटा जीवन काल होगा उनको उतने कम समय के लिए नर्सरी के अंदर रखा जाता है। उसके अलावा बात करें सामान्यतः जो टमाटर है, मिर्च है और बैंगन है, और इन सभी की जो पौध होती है इनको नर्सरी से खेत के अंदर लगभग 3 से 4 सप्ताह के बाद में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उसके बाद में यदि हम बात करें प्याज की और गोभी की, यानी प्याज और गोभी वर्गीय जितनी भी सब्जियां होती है उन सभी के पौध को नर्सरी से खेत में लगभग 5 से 7 सप्ताह की जो आयु होती है उनके अंदर हम उसको क्या कर देंगे, स्थानांतरित कर देंगे। और हम नेक्स्ट बात करते हैं भी सब्जियों के लिए यदि हमें हमारे पास में 1 हेक्टेयर के अंदर यदि हमें सब्जियां लगानी है तो उसके लिए हमें पौध रोपण के लिए कम से कम कितनी जो स्थान की आवश्यकता होनी चाहिए। यदि हमें 1 हेक्टेयर के अंदर टमाटर लगाने हैं तो हमें लगभग 250 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए पौध रोपण के लिए। यदि हम बैंगन लगाते हैं तो बैंगन के लिए भी 250 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए। यदि हम 250 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर यदि हम नर्सरी लगाते हैं और उसके अंदर हम पौध लगाते हैं तो वो उसमें जो पौधे होंगे वो 1 हेक्टेयर के लिए क्या होते हैं, पर्याप्त होते हैं। नेक्स्ट मिर्च की बात करते हैं। तो मिर्च के जो पौध तैयार करने के लिए हमें जो नर्सरी के अंदर जो स्थान है वो 250 मीटर स्क्वायर ही चाहिए। गोभी वर्गीयों की अगर अपने बात करें तो भी 250 मीटर स्क्वायर चाहिए। और लेकिन अगर अपने प्याज की बात करें तो प्याज अगर हमें 1 हेक्टेयर के अंदर प्याज लगाना है तो उसके लिए जो पौध को तैयार करने के लिए जो नर्सरी के अंदर जो जगह है वो लगभग हमें 500 मीटर स्क्वायर तक चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है मित्रों फूलों की नर्सरी, है ना। तो अगर अपने फूलों की बात करें तो 1 वर्षीय जो फूलों के जो पौधे होते हैं उनको 3 से 4 सप्ताह के बाद में उसको नर्सरी से खेत के अंदर स्थानांतरित किया जाता है। और उसके बाद में यदि हम बात करें जो फूलों के जो द्विवर्षीय पौधे होते हैं उनको लगभग 6 से 8 सप्ताह के बाद में हम स्थानांतरित करते हैं खेत के अंदर। और उसके अलावा अगर हम बात करें बहुवर्षीय जो फूलों के पौधे होते हैं उनको लगभग 3 से 6 माह के बाद में नर्सरी से खेत के अंदर उनको स्थानांतरित किया जाता है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात आती है हाईटेक नर्सरी। उसका नाम उसको पॉली हाउस के नाम से या ग्रीन हाउस के नाम से या इसको ग्लास हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके अंदर पौध तैयार करना ही क्या कहलाता है, हाईटेक नर्सरी कहलाता है। यानी कि हम जो पौध है वो हम पॉली हाउस के अंदर, ग्रीन हाउस के अंदर या ग्लास हाउस के अंदर यदि हम तैयार करते हैं तो इस प्रकार की जो नर्सरी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, हाईटेक नर्सरी कहते हैं, जो कि आजकल
बहुत अधिक प्रचलन के अंदर है ना, जिसको अगर हम बेमौसमी फसलें उगानी है या बेमौसमी हमें सब्जियां उगानी है, बेमौसमी फल उगानी है, तो उसके लिए हम ज्यादातर हाईटेक नर्सरी का उपयोग करते हैं। और इसमें देखिए हाईटेक जो नर्सरी होती है इसके अंदर वातावरण की जितने भी प्राकृतिक घटक होते हैं जैसे कि ताप, नमी और प्रकाश, इन सभी को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि एक पौधे को जितना टेम्परेचर चाहिए तो हाईटेक नर्सरी के अंदर उस टेम्परेचर को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है ना। अब देखिए अगर अपने हाईटेक नर्सरी की बात करते हैं तो हाईटेक नर्सरी के अंदर उन पौधों को ज्यादा लगाया जाता है जिनकी बाजार के अंदर अधिक कीमत होती है, या जो ऐसे पौधे होते हैं या ऐसे पुष्पीय पौधे होते हैं जिनकी मार्केट के अंदर अधिक कीमत होती है। और यदि हमें बेमौसमी खेती करनी है या हमें अगेती फसलें बोनी है या पछेती फसलों की जो पौध तैयार करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें हाईटेक नर्सरी का ज्यादातर यूज किया जाता है। आई होप जो मैंने अभी आपको पूरा टॉपिक करवाया कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए मित्रों, मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो अगर आपको समझ आया है तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।